हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे और ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आप अच्छे से देखेंगे। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि सकारात्मक स्वास्थ्य पर टिप्पणी लिखिए अथवा अच्छे स्वास्थ्य से आप क्या तात्पर्य है, आपका क्या तात्पर्य है। कहते हैं कि सकारात्मक स्वास्थ्य पर टिप्पणी लिखें अथवा, या दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकता, आपसे पूछ सकता है कि अच्छे स्वास्थ्य से आप क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि सकारात्मक स्वास्थ्य या अच्छे स्वास्थ्य से तात्पर्य एक ताकतवर मजबूत शरीर से नहीं बल्कि मानसिक तनाव, द्वंद्व या क्लेश से मुक्त होना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य एक ऐसी तंदुरुस्ती या कुशल क्षेम की अवस्था होती है जिसमें दैहिक, सांस्कृतिक, मनो, सामाजिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक गुण होते हैं, न कि सिर्फ रोग की अनुपस्थिति पाई जाती है। व्यक्ति जब इन सभी कारकों से प्रभावित होते हुए अपने आप को एक संतुलित अवस्था में बनाए रखने में सक्षम होता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा या सकारात्मक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक सरलीकरण का अर्थ बतावे। तो इसका आंसर लिखेंगे सामाजिक सरलीकरण से तात्पर्य एक ऐसी अवस्था से होती है जिसमें व्यक्ति जब किसी कार्य को दूसरे की उपस्थिति में करता है तो उस कार्य को करने में उसे एक तरह की सुविधा महसूस होती है और उसका निष्पादन ऐसी परिस्थिति में उत्तम होता है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने इसका कारण बताते हुए कहा है कि दूसरे लोगों की उपस्थिति से व्यक्ति में उत्तेजन एवं अभिप्रेरण का स्तर बढ़ जाता है जिसके कारण उसका निष्पादन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि रूप तथा रूढ़िकृति में अंतर बताएं। तो इसका आंसर लिखेंगे आदि रूप एक मानसिक संरचना है जो एक अमूर्त है तथा जिसके द्वारा समूह या वर्ग के विशेष उदाहरण का प्रतिनिधित्व होता है। यह व्यक्ति में अभिव्यक्त गुणों को बतलाता है, जैसे एक प्रोफेसर से एक व्यक्ति का बोध होता है जो छात्र को पढ़ाता है, शोध कराता है। रूढ़ि युक्ति एक कहते हैं कि रूढ़ि युक्ति एक कैटेगरी वेसेड कहते हैं कि रूढ़ि युक्ति एक कैटेगरी वेसेड स्कीमा है जिससे विशेष सामाजिक समूह के व्यक्ति का बोध होता है। कैटेगरी वेसेड स्कीमा के तीन विशेषताएं हैं। प्रथम, यह व्यक्तियों के समूह के लिए अति सामान्यीकृत होता है, इसकी प्रत्यक्ष रूप में जांच नहीं की जाती है, इसमें अपवाद की गुंजाइश नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व धारणा को परिभाषित करें। पूर्व धारणा को परिभाषित करें। इसका आंसर लिखेंगे कि पूर्व धारणा या पूर्व ग्रह का अर्थ वह विश्वास है जो पूर्व अनुभव से परे होता है और जो व्यक्ति के व्यवहारों को निर्देशित करता है। पूर्व धारणा परिभाषा के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व धारणा एक पूर्व निर्णय है जो तथ्यों पर आधारित नहीं होता है, जो सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों होता है, जिसमें वैर भाव पाया जाता है और जिसमें अति सामान्यकरण की विशेषताएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्वेराचार का अर्थ बतलावे। इसका आंसर लिखेंगे कि समूह या का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। प्रायः यह दृष्टिगत होता है कि जब कोई व्यक्ति एक समूह में होकर कोई कार्य करता है तो स्वयं के ऊपर उतनी जिम्मेवारी लेकर कार्य नहीं करता जितना कि उसकी कार्य को वह अकेले करता है। इसका परिणाम यह होता है कि इस कार्य का निष्पादन निम्न में हो जाता है। इसे ही सामाजिक स्वेराचार कहा जाता है। मायर्स
के अनुसार सामाजिक स्वैराचार से तात्पर्य लोगों की उस प्रवृत्ति से होता है जिसमें वे किसी समान लक्ष्य की प्राप्ति की ओर कार्य करने पर उस कार्य के लिए अकेले उत्तरदायी होने की अपेक्षा का कम प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुपालन की स्वरूप अथवा विशेषताओं का उल्लेख करें। इसका आंसर लिखेंगे अनुपालन की एक मुख्य विशेषताएं यह है कि यहाँ समूह दबाव के कारण व्यक्ति अपने समूह के निर्णय के सामने झुक जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि अनुपालन के कारण समूह के व्यक्तियों या सदस्यों के व्यवहारों तथा विश्वासों में समानता उत्पन्न होती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे अनुपालन की एक मौलिक विशेषताएं मानसिक उलझन या तनाव है, जहां व्यक्तिगत निर्णय तथा समूह निर्णय के बीच संघर्ष या तनाव उत्पन्न होता है। किसी समूह के सदस्यों में अनुपालन की मात्रा यानी कि डिग्री में अंतर होता है। एक व्यक्ति में इसकी मात्रा कम तथा दूसरे व्यक्ति में अधिक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूढ़ि युक्ति किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे रूढ़ि युक्ति से तात्पर्य विचारों एवं मनोवृत्ति के उस संयुक्त रूप से होता है जिसके आधार पर हम किसी वस्तु, व्यक्ति, राष्ट्र आदि के बारे में दृढ़ और अस्थायी अनुमान बना लेते हैं। हालांकि यह अनुमान गलत तथ्यों एवं तर्कहीन चिंतन पर आधारित होता है जो हमें गलत वर्गीकरण के बाध्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज्ञा पालन तथा अनुपालन में अंतर बताएं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि अनुपालन में बाहरी दबाव होता है जबकि आज्ञा पालन में बाहरी दबाव नहीं होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे अनुपालन में तनाव तथा द्वंद्व का भाव रहता है जबकि आज्ञा पालन में इसका अभाव रहता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि अनुपालन में निजी निर्णय तथा समूह निर्णय के बीच विरोध होता है किंतु आज्ञा पालन में ऐसा नहीं होता है। फिर आगे पॉइंट लिखेंगे चौथा कि अनुपालन का स्वरूप अस्थायी होता है किंतु आज्ञा पालन का स्वरूप अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुलीय के समूह विभाजन का वर्णन करें। कुलीय के समूह विभाजन का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे कुलीय ने व्यक्तिक आवेष्टन के आधार पर समूह को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया है। प्रथम है प्राथमिक समूह। लिखेंगे मनोवृत्ति विकास का एक प्रधान निर्धारक प्राथमिक समूह है। परिवार, मित्र मंडली, खिलाड़ियों का समूह आदि प्राथमिक समूह है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह के साथ व्यक्ति द्वितीयक समूह में भी संबंध रखता है। राजनीतिक दल, स्कूल, क्लब आदि द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में अंतर करें। इसका आंसर लिखेंगे प्राथमिक समूह वैसे समूह को कहा जाता है जिसमें सदस्यों के बीच आमने सामने का पारस्परिक संबंध रहता है। इनके सदस्यों में आत्मीय स्तर का भावात्मक संबंध पाया जाता है। परिवार प्राथमिक समूह का सुंदर उदाहरण है। इसके विपरीत द्वितीयक समूह का तात्पर्य ऐसे समूह से है जिसमें सदस्यों के बीच औपचारिक संबंध अधिक होता है और व्यक्तिक आवेष्टन कम होता है। शैक्षिक संस्थान, राजनीतिक दल आदि द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपचारिक समूह तथा अनौपचारिक समूह में विभेद करें यानी कि अंतर बताएं। इसका आंसर लिखेंगे औपचारिक समूह उस समूह को कहते हैं जिसका निर्माण किसी विशेष उद्देश्य या निर्धारित कार्य को प्राप्त करने के लिए औपचारिक अधिकार के अंतर्गत किया गया है। इस प्रकार के समूह में सदस्यों के बीच स्वाभाविक संबंध नहीं होते हैं। इसके विपरीत अनौपचारिक समूह का तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे संग्रह से है जिसमें व्यक्तिक तथा पारस्परिक क्रिया देखी जाती है। सदस्यों के बीच भाईचारे तथा सहानुभूति का भाव देखा जाता है। यह औपचारिक समूह की तुलना में अधिक टिकाऊ
होते हैं। देखिए इस वीडियो को जो है ना आपको कंप्लीट देखना है, अच्छे से देखना, अच्छे से समझना है। देखिए इसमें जो है ना, जैसे कि जितना भी क्वेश्चन का अगर आपको क्वेश्चन लिखना हो तो कम से कम आपको सबसे पहले कि इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो इसके बाद फिर आप आंसर आसानी से लिख लेंगे। और आंसर में आपको ज़्यादा नहीं, कम से कम 3-4 पॉइंट आप नोट करेंगे, याद कर लेंगे, उसके बाद आप बना बना करके उसी पॉइंट को लिखेंगे। बाकी आप जो है ना अभी से अपने कॉपी पेन पर जितना ज़्यादा हो सके अब लिखने का प्रयास करें, याद करें और लिखिए, याद करें और लिखिए। उससे क्या होगा कि आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। जो अगर आप लिख लेते हैं ना, समझिए वो कभी आप भूलने वाले नहीं हैं। इसी वजह से अभी सबसे बेस्ट तरीका है आपको, अगर आप चाहते हैं कि नंबर मेरा अच्छा आए, मार्क मेरा अच्छा आए, तो आप जो है ना जितने भी क्वेश्चन है ना खुद से उसका लिखने का प्रयास करें, फिर आप मिलाइए उससे कि मेरा कितना जो है ना इससे डिफरेंस है, मुझे क्या करना चाहिए। उसमें आपको कमियां दिखाई देगा कि हम किस टाइप से लिखें कि मेरा जो लिखावट है वो भी अच्छा हो और क्वेश्चन जो कर रहा है उसका भी आंसर में मतलब आप उस टाइप से दे सकते हैं। इसी वजह से आप जितना जल्दी हो, जितना ज़्यादा हो सके ना, आप लिखने का प्रयास करें। और प्रत्येक क्वेश्चन का 2 से 4 लाइन आपको याद होना चाहिए। और देखिए अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह संघर्ष क्या है, इसके कारणों का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे, 2 या अधिक समूहों के बीच होने वाले संघर्ष या द्वंद्व को समूह संघर्ष कहते हैं। समूह द्वंद्व या समूह या संघर्ष के कई कारण हैं। इनमें सामूहिक विरोधी लक्ष्य, विरोधी धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताएं आदि मुख्य है। भारत में मुस्लिम समुदाय एवं हिंदू समुदाय के बीच होने वाले सांप्रदायिक संघर्ष का मुख्य कारण विरोधी धार्मिक एवं सामाजिक विश्वास एवं जीवन शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह के कार्यों का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे, समूह के समान कार्यों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम, समूह का प्रधान कार्य अपने अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करना। दूसरा, समूह के द्वारा व्यक्ति की आधिपत्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तीसरा, समूह अपने सदस्यों की संबंधन या संबंधता आवश्यकता की संतुष्टि करता है। तीसरा लिखेंगे, समूह लक्ष्य को प्राप्त करना प्रत्येक समूह का एक महत्वपूर्ण कार्य है। पांचवा लिखेंगे, समूह व्यक्ति के समाजीकरण में समूह एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौण समूह की विशेषताओं को लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे, गौण समूह से तात्पर्य वैसे समूह से होता है जिसके सदस्यों में आमने सामने का संबंध नहीं होता है तथा इसमें व्यक्तिक आवेष्टन की कमी होती है। इसके बीच घनिष्ठ संबंध भी नहीं होता और न तो कोई प्रभावकारी समान उद्देश्य ही होता है। इसके सदस्यों के बीच संविदात्मक संबंध होता है। दफ्तर, फैक्ट्री तथा विद्यालय के कर्मचारियों का समूह गौण समूह का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुरूपता को परिभाषित करें। इसका आंसर लिखेंगे, अनुपालन का अर्थ समूह दबाव के सामने झुक जाना। जब व्यक्ति के व्यक्तिगत निर्णय तथा समूह निर्णय के बीच विरोध होता है तो वह मानसिक तनाव महसूस करता है। कहते हैं कि जब व्यक्ति के व्यक्तिगत निर्णय और समूह निर्णय के बीच विरोध होता है तो वह मानसिक तनाव महसूस करता है। वह तय नहीं कर पाता कि उसे अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए अथवा समूह निर्णय के अनुकूल। उसे इस बात का भय रहता है कि यदि वह अपने समूह के निर्णय का उल्लंघन करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। अतः दंड के भय से वह अपने व्यक्तिगत निर्णय को छोड़ देता है तथा समूह निर्णय के अनुकूल व्यवहार करता है, जिसको अनुपालन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुरूपता तथा अनुपालन में अंतर बतलाएं। इसका आंसर लिखेंगे कि एक रूपता तथा अनुपालन दोनों में व्यक्ति समूह निर्णय के अनुकूल व्यवहार करता है, लेकिन अनुपालन के लिए व्यक्तिगत निर्णय तथा समूह निर्णय के बीच विरोध होना तथा मानसिक तनाव उत्पन्न होना आवश्यक है। लेकिन
लेकिन एकरूपता के लिए यह आवश्यक नहीं है। हमारे समाज का सभी लोगों का विश्वास है कि पृथ्वी गोल है, एकरूपता है, अनुपालन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक व्यवहार की विशेषताओं का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे सामाजिक व्यवहार की निम्नलिखित विशेषताएं या कसौटियां हैं। प्रथम समूह यानी कि संबद्धता, दूसरा पारस्परिक क्रिया, तीसरा सामूहिक लक्ष्य, चौथा आंशिक स्वतंत्रता, पांचवा सामाजिक स्वीकृति। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक व्यवहार की उपयुक्त कोई विशेषताएं या मापदंड है। इन मापदंडों के आधार पर सामाजिक व्यवहार तथा असामाजिक व्यवहार के बीच अंतर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्धनता को परिभाषित करें। इसका आंसर लिखेंगे निर्धनता धन के अभाव को कहा जाता है। समाज मनोवैज्ञानिक के अनुसार निर्धनता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपनी और अपनी आश्रितों को न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे रोटी या कपड़ा और मकान आदि को पूरा करने में तथा उसका भली भांति पालन पोषण करने में असमर्थ रहता है। रेबर के शब्दों में निर्धनता का तात्पर्य संपत्ति एवं सामग्रियों के अर्थ में अपेक्षाकृत निम्न जीवन स्तर से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीड़ भाड़ क्या है, इसके बुरे प्रभावों का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे पर्यावरणीय कारकों में एक कारक भीड़ भाड़ है। क्रूस ने इनकी परिभाषा देते हुए कहा कि भीड़ भाड़ का तात्पर्य स्थान की कमी से उत्पन्न मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया से है, जिसमें अति उत्तेजना, कष्ट तथा असुविधा के आत्मगत भावों की विशेषता होती है। पशु व्यवहार तथा मानव व्यवहार या सामाजिक व्यवहार पर भीड़ भाड़ का गहरा प्रभाव पड़ता है। पशुओं पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि भीड़ भाड़ का नकारात्मक प्रभाव पशुओं पर पड़ता है। इसी प्रकार मानव पर किए गए अध्ययनों में भीड़ भाड़ के नकारात्मक प्रभाव इन्हीं रूपों में देखे गए। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे समाजशास्त्रियों के द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि भीड़ भाड़ के कारण शारीरिक तथा मानसिक रोगों के विकास में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पुनर्वास परिषद क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे भारतीय पुनर्वास परिषद एक शीर्ष सरकारी निकाय है जो विकलांगता, वंचित और विशेष शिक्षा आवश्यकता समुदायों पर लक्षित प्रतिशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रमों को विनियमित करने के लिए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हैं ना, ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से जो है ना एक बार दो बार करके देखेंगे। देखने से भी आपको जो है ना, अगर देखने से और सुनने से भी आपको समझिए तो आधा याद हो जाता है। इसी वजह से जो है ना आप देखा भी करें, सुना भी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको आप मतलब ना देखें। प्रत्येक क्वेश्चन को आप एक बार दो बार तीन बार करके पढ़ के रखें। ये कोई मायने नहीं कि आपको याद है कि नहीं है, ये मायने है कि कम से कम आप पढ़े तो जरूर है ना। अगर आपको वो क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो जरूर है कि उससे अगर आप देखे रहेंगे ना, एक दो पॉइंट लिख ही लेंगे। इसी वजह से एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो दो बार तीन बार करके भी देखेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।